हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के PYQ की डिटेल एक्सप्लेनेशन। हर वीडियो में हम एक टॉपिक के PYQ सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ताकि आप इजीली कॉन्सेप्ट समझ सकें और एग्जाम के लिए रेडी हो जाएं। आज हम सेल सिग्नलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट PYQ डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्नलिंग इम्यूनोलॉजी पार्ट बी, सेक्शन 1, बेसिक ऑफ सेल सिग्नलिंग। क्वेश्चन नंबर 1, सम T lymphocyte respond to antigen stimulation by synthesizing a growth factor that causes T cell proliferation, thereby increasing the responsive T lymphocyte, resulting in amplification of immune response. This is an example of endocrine signaling, paracrine signaling, autocrine signaling, cyclic signaling। तो इसको देखते हैं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या था? टी लिम्फोसाइट। ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये एक टाइप का इम्यून सेल है। क्या है? इम्यून सेल है। ठीक है, जो कि एंटीजेन को पहचानता है ना। टी लिम्फोसाइट एक टाइप का इम्यून सेल है जो कि एंटीजेन को पहचानता है, जैसे कोई पैथोजेन का पार्ट। तो पैथोजेन का पार्ट क्या होता है? EP2 पैराटोप। EP2 किस पे होता है? एंटीजेन पे होता है। और एंटीबॉडी पे क्या होता है? पैराटोप होता है ना। तो जब भी टी लिम्फोसाइट किसी एंटीजेन को पहचानता है, तब वह सेल कौन सा सेल? टी लिम्फोसाइट एक ग्रोथ फैक्टर बनाता है। क्या बनाता है? एक ग्रोथ फैक्टर बनाता है। ठीक है, जैसे ये सेल है, कौन सा सेल? इम्यून सेल, टी लिम्फोसाइट। ठीक, तो ये टी लिम्फोसाइट है, तो कब ग्रोथ फैक्टर बनाता है? जब ये किसी एंटीजेन को पहचानता है, तब ये ग्रोथ फैक्टर बनाता है और ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है। ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर। और यही जो ग्रोथ फैक्टर है, और ये जो टी लिम्फोसाइट का जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या होता है? रिसेप्टर होता है। और यही इसी रिसेप्टर से ये जो ग्रोथ फैक्टर होता है, ये बाइंड करता है। ठीक है, और सिग्नलिंग होता है ना, सिग्नलिंग होता है। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर है, फिर उसी टी सेल को या उसी टाइप के टी सेल को सिग्नल देता है। किस टाइप को सिग्नल देता है? या तो उसी टाइप के टी सेल को देगा या उसी टी सेल को देगा। ठीक है ना, सेम सेल को देगा या उसी टाइप के टी सेल को सिग्नल देता है कि डिवाइड करो, और ज़्यादा टी सेल बन जाता है ना। ये ग्रोथ फैक्टर इसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा और यही सेल क्या करेगा? यही टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा कि टी सेल और बन जाए, और बन जाता है। इस प्रोसेस से इम्यून रिस्पॉन्स एम्प्लीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या? इम्यून रिस्पॉन्स एम्प्लीफाई हो जाता है और बढ़ जाता है ना। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा सिग्नलिंग मैकेनिज्म जहाँ एक सेल अपना ही सिग्नल बनाता है ना। एक सेल, ये टी लिम्फोसाइट था, ठीक है, और ये अपना ही सिग्नल बना रहा है कि नहीं बनाता है? क्या? ग्रोथ फैक्टर ना। और वही सिग्नल, यही जो सिग्नल है, यही जो ग्रोथ फैक्टर है, अपने ऊपर या अपने जैसे सेल पे एक्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग ना। सिग्नल बनाने वाला सेल और सिग्नल रिसीव करने वाला सेल एक ही है ना, सेम टाइप है ना। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है? जो सिग्नल बना रहा है, जो सिग्नल बनाने वाला सेल है और जो सिग्नल रिसीव करने वाला सेल है, एक ही है ना, सेम टाइप है ना, एक ही टाइप का। यही टी लिम्फोसाइट है, यही सिग्नल बना रहा है और यही सिग्नल क्या कर रहा है? रिसीव भी कर रहा है। तो इस टाइप के सिग्नलिंग को क्या कहते हैं? इस टाइप के सिग्नलिंग को ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर या सेकेंड मैसेंजर ना। सेकेंड मैसेंजर कौन सा नहीं है? तो साइक्लिक जीएमपी क्या है? सेकेंड मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर है ना।
और इनिसिटॉल ट्राईफॉस्फेट ये भी क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर है। क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है ना, जिसको IP3 कहते हैं। क्या कहते हैं, IP3 कहते हैं, इनिसिटॉल ट्राईफॉस्फेट IP3। डैग ना, डाई इसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं ना, डैग, ये भी क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर है। फॉस्फेडिडाइल इनिसिटॉल, फॉस्फेडिडाइल इनिसिटॉल ये क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फेडिडाइल इनिसिटॉल। और कौन कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर होता है, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर होता है। ठीक, और कौन सा, साइक्लिक GMP होता है, साइक्लिक AMP भी क्या है, साइक्लिक AMP भी क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर होता है। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया, साइक्लिक AMP हो गया, डाइसाइक्लिसरॉल हो गया, साइक्लिक GMP हो गया, इनिसिटॉल ट्राईफॉस्फेट हो गया, IP3 हो गया, ये सारे क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट सेकेंडरी मैसेंजर, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फेडिडाइल इनिसिटॉल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सेकेंड मैसेंजर, ये जो सेकेंडरी मैसेंजर विच ओपन्स कैल्शियम आयन पोर इन ER एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, क्या कह रहा है, द सेकेंडरी मैसेंजर विच ओपन कैल्शियम आयन, कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर जो कि ओपन करता है कैल्शियम आयन पोर को, कहाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। डाइसाइक्लिसरॉल, CMP, फॉस्फेडिडाइल इनिसिटॉल, बिसफॉस्फेट, इनिसिटॉल ट्राईफॉस्फेट। इसको डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि हाउ GPCR इंक्रीज्ड साइटोसोलिक कैल्शियम एंड एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज C। ठीक, यहाँ पे पूछा गया है कि जो कैल्शियम रिलीज होता है ER से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, वो कैसे, कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर इसमें होता है, कौन इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है जो कि कैल्शियम रिलीज करवाने में हेल्प करता है, कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर ना। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। क्या आता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है ये एक्टिवेट करेगा किसको, GPCR को ना, एक्टिवेट करेगा किसको, किसको एक्टिवेट करेगा, GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, और ये ट्राइमेरिक प्रोटीन ना, 3 ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, मतलब 3 सब यूनिट का बना होता है, अल्फा बीटा गामा ना। अल्फा कहाँ होता है, मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, बीटा ऐसे होता है, और गामा भी मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, इनर वाले लीफलेट से बाइंड होता है। ठीक है, और बीटा बाइंड नहीं होता है ना, बाउंड नहीं होता है, किसके साथ, इनर लीफलेट के साथ। कौन कौन बाउंड होता है, अल्फा और बीटा नहीं होता है, गामा होता है। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है तो ये एक्टिवेट करता है, कौन सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है, जैसे एसिटाइल कोलिन क्या आता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। तो जब ये आएगा तो ये एक्टिवेट करेगा GPCR को ना, एक्टिवेट करेगा GPCR को, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। ये 3 प्रोटीन का बना होता है, 3 सब यूनिट का बना होता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट। अल्फा जो होता है ये इनर वाले लिफलेट से बाउंड होता है, गामा भी होता है लेकिन बीटा नहीं होता है।
तो ये एक्टिवेट होता है जब जीपीसीआर, तो जीपीसीआर जीएफ की तरह काम करता है, जीईएफ की तरह काम करता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर क्या करता है, जैसे जीडीपी है, क्या है, जीडीपी है, तो जीटीपी को रिप्लेस करके क्या ला देगा, जीटीपी ला देगा, क्या ला देगा, जीटीपी। तो अभी जो अल्फ़ा है ना, ये जो अल्फ़ा होता है ये अभी जीडीपी के जीटीपी से बाउंड है ना। तो जब जीडीपी से बाउंड होता है तो ये इनएक्टिव स्टेट होता है, क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट होता है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट होता है। और जैसे ही एक्टिवेट होगा जीपीसीआर, और क्योंकि जीपीसीआर जीईएफ की तरह एक्ट करता है, तो जीईएफ की तरह ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह एक्ट करता है, तो ये रिप्लेस करेगा, जीटीपी को हटा के जीटीपी ला देगा। और जब जीटीपी आ जाएगा ना, जब अल्फा के साथ बाइंड हो जाता है ना, तो ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव स्टेट में आ जाता है, क्या आ जाता है, एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, ठीक। तो एक्टिवेट हो जाएगा कौन, अल्फ़ा ना। तो एक्टिवेट क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद क्या होगा, एक्टिवेट होगा क्या, एक्टिवेटेड हो जाएगा क्या, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, जी क्यू, इसको जी क्यू बोलते हैं, ठीक है, जी अल्फ़ा क्यू या जी क्यू, ठीक है। और जब जी एक्टिवेट होता है, कौन सा, जी क्यू या जी अल्फ़ा क्यू एक्टिवेट होता है, ये वाला एक्टिवेट होता है, ठीक है ना, जी अल्फ़ा क्यू एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब फिर ये एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, ये एक्टिवेटेड करता है किसको, हाँ किसको, फास्फोलाइपेज सी बीटा, ये एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज सी बीटा, फास्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करेगा। और जब फास्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, PIP2, PIP2, PIP2 का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फेडिडाइल 4,5,20 फास्फेट, क्या है, फॉस्फेडिडाइल 4,5,20 फास्फेट ना, क्या है, फॉस्फेडिडाइल इनिसिटॉल 4,5,20 फास्फेट, ठीक। तो इसको क्या करेगा, जब एक्टिवेट हो जाएगा फास्फोलाइपेज सी बीटा, तो PIP2 को क्लिप कर देगा, तोड़ देगा, क्लिप कर देगा, किसमें, डैग में, क्या, डैग में, और IP3 में, किसमें, IP3 में, ठीक, तोड़ देगा, क्लिप कर देगा, ब्रेक कर देगा। डैग क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, IP3 भी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है ना, अभी बताएं कि डैग क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, और IP3 भी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। इनिसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट, क्या नाम है इसका, इनिसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट। यही जो IP3 होता है, यही जो IP3 होता है, यही ये क्या करेगा, जैसे ये कैल्शियम हो गया, क्या हो गया, कैल्शियम कहाँ से रिलीज होगा, ER से होगा, ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्या हो गया, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, IP3 गेटेड कैल्शियम आयन, क्या होता है, IP3 यहाँ पे क्या होता है, IP3 गेटेड कैल्शियम आयन रिलीजिंग चैनल होता है, क्या होता है, यहाँ पे कौन सा चैनल है, IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल, ठीक, ये रहता है, ठीक है। तो IP3 बन गया, IP3 कैसे बना, सिग्नल मॉलिक्यूल आया एसिटाइलकोलिन, ये एक्टिवेट किया जीपीसीआर को, जीपीसीआर जीईएफ की तरह एक्ट करता है, जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो कि जीटीपी को हटा के जीटीपी ला देता है, और जो अल्फा जीटीपी बाउंड स्टेट में आ जाता है। और अल्फा जीटीपी बाउंड स्टेट में क्या होता है, एक्टिव स्टेट होता है, और ये एक्टिवेट हो जाता है प्रोटीन GQ या G अल्फा क्यू बोलो, ठीक है। ये एक्टिवेट करेगा फास्फोलाइपेज सी बीटा को, और फास्फोलाइपेज सी बीटा क्या करेगा, PIP2 को क्लिप कर देगा डैग में IP3, और जो IP3 होगा, यही IP3, ये IP3 जो मॉलिक्यूल है, ये सेकेंडरी मैसेंजर जो है, इसी IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल से बाइंड करेगा, ये IP3 गेटेड कैल्शियम आयन रिलीज चैनल से बाइंड करेगा। और यहाँ पे जो कैल्शियम ER के अंदर है भर भर के, ये कैल्शियम क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, गेट ओपन हो जाएगा,
ओपन हो जाएगा क्या, IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल ओपन हो जाएगा और कैल्शियम बाहर रिलीज हो जाएगा, कहाँ, साइटोसोल में। तो साइटोसोल में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर रोल किया किसको ओपन करने में, IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल को, जिसके वजह से कैल्शियम क्या हो गया, साइटोसोल में रिलीज हो गया और साइटोसोल में कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया। और कैल्शियम भी एक तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर है, लेकिन इसको रिलीज करवाने में कौन सेकेंडरी मैसेंजर हेल्प किया, IP3। IP3 क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा था द सेकेंडरी मैसेंजर विच ओपन कैल्शियम आयन पोर, ना कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर जो कि ओपन करता है कैल्शियम आयन पोर को इन ER एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, IP3 ना, IP3 अभी ने बताया। IP3 का फुल फॉर्म क्या है, इनिसिटॉल ट्राईफॉस्फेट। ठीक, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कैन इंटरेक्ट विथ अ सेल सरफेस रिसेप्टर ना, कौन सा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होता है जो कि इंटरेक्ट करता है विथ अ सेल सरफेस रिसेप्टर ना, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है। अब लिपिड है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लेयर होता है, फास्फोलिपिड का बना है, तो फास्फोलिपिड का बना है तो तब तो जो लिपिड हार्मोन्स है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है, तब तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाना चाहिए ना, जैसे समझिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, यहाँ पे कह रहा है कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, क्या, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। तो ये जैसे क्या, सेल का सेल मेम्ब्रेन है, सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो वहाँ पूछा है सेल सरफेस रिसेप्टर, कौन सा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करता है, सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर होता है उससे बाइंड करता है, वो अंदर नहीं आता है, कौन सा ऐसा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है ना। लेकिन क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाई लेयर होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, बाई लेयर होता है, फास्फोलिपिड का बना होता है। जब लिपिड का बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इजीली डिफ्यूज हो जाना चाहिए ना, इजीली डिफ्यूज हो जाना चाहिए, क्योंकि लिपिड पोलर पोलर नॉन पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक ना। लेकिन ये यहाँ पूछा गया कौन सा ऐसा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर से ही बाइंड करता है, कौन सा हार्मोन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक, जो कि क्या है, सेल सरफेस रिसेप्टर है, क्या है, इस सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करता है, सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर होता है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन ये रोडोप्सिन लाइक रिसेप्टर की तरह होता है, रोडोप्सिन जैसा रिसेप्टर होता है, उसी उसी के तरीके से होता है, ठीक है, रोडोप्सिन लाइक रिसेप्टर होता है, लाइक रिसेप्टर, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में क्या पूछा गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरोक्सिन, एस्ट्रेडियोल, ये सब क्या होते हैं, ये नॉन पोलर सिग्नल होते हैं, ये भी नॉन पोलर होते हैं, लेकिन दैट कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, ये कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेट न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर। तो एस्ट्रेडायोल, प्रोजेस्टेरॉन और थायरोक्सिन ये सब भी नॉन पोलर सिग्नल होते हैं, नॉन पोलर सिग्नल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, दैट कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और ये एक्टिवेट करता है किसको, न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं होगा, थायरोक्सिन भी नहीं होगा, एस्ट्रेडियोल, आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
and is conserved in response regulatory of a plant टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, दो कंपोनेंट सिस्टम में रिस्पॉन्स रेगुलेटरी ना कंजर्व है और रिस्पॉन्स रेगुलेटरी है, ठीक है ना। तो इन सिंपल में कहा जाए कि दो कंपोनेंट सिस्टम जो होता है इसमें जो इनपुट डोमेन होता है, ठीक है, इनपुट डोमेन होता है इज द साइट होता है जहाँ जहाँ सिग्नल इस सेंस होते हैं, जहाँ सिग्नल सेंस होता है। दिस रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ क्या हिस्टिडीन काइनेज डोमेन ना विच वेन एक्टिवेटेड ऑटो फास्फोराइलेटेड ऑन ए कंजर्व हिस्टिडीन रेसिड्यू। यही जो फास्फेट होता है इज देन ट्रांसफर टू एन स्पार्टेट रेसिड्यू दैट रेसिड्यू विद इन द रिसीव डोमेन ऑफ ए रिस्पॉन्स रेगुलेटरी ना। The phosphorylation of this aspartic regulates the activity of the output domain of the response regulatory, which many cases is a transcription factor। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। इन ए सिंपल टू कंपोनेंट सिस्टम, दो कंपोनेंट सिस्टम में क्या होता है, दो इनपुट डोमेन होता है। द इनपुट डोमेन इज द साइट होता है, एक इनपुट डोमेन होता है, एक साइट होता है जहाँ सिग्नल सेंस किया जाता है। और दिस रेगुलेटेड, ये रेगुलेट होता है द एक्टिविटी ऑफ हिस्टिडीन काइनेज डोमेन के एक्टिविटी के द्वारा ये रेगुलेट होता है। विच व्हेन एक्टिवेटेड जब ऑटो फास्फोराइलेटेड ऑन अ कंजर्व हिस्टिडीन रेसिड्यू, कंजर्व हिस्टिडीन रेसिड्यू पे क्या होता है, ऑटो फास्फोरिलेशन होता है जब तब ये एक्टिवेट होता है। और दिस फास्फेट, ये जो फास्फेट होगा जब ऑटो फास्फोरिलेशन होगा तो फास्फेट अटैच, फास्फेट बाइंड करेगा, यही फास्फेट देन ट्रांसफर हो जाता है स्पार्टिक एसिड पे, स्पार्टेड रेसिड्यू पे। दैट रेसिड्यू, यही जो रेसिड्यू होता है स्पार्टिक विद इन द रिसीवर डोमेन ऑफ ए रिस्पॉन्स रेगुलेटरी, रिस्पॉन्स रेगुलेटरी अभी बोले ना रिस्पॉन्स रेगुलेटरी, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पार्टिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पार्टिक एसिड, ठीक है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, तो आंसर इसका स्पार्टिक एसिड होगा, ठीक है, स्पार्टिक एसिड होगा, ठीक, स्पार्टिक एसिड होगा, ठीक है, स्पार्टिक एसिड, ठीक है। ये दो कंपोनेंट सिस्टम होता है, ये क्वेश्चन वहाँ पे है, पर इतना ध्यान देना कि कंजर्व इन रिस्पॉन्स रेगुलेटरी अप टू कंपोनेंट सिस्टम में स्पार्टिक एसिड होता है। कंजर्व रिस्पॉन्स रेगुलेटरी पूछा इसलिए हम स्पार्टिक एसिड लगा रहे हैं। अगर कंजर्व रिस्पॉन्स रेगुलेटरी नहीं पूछा होता तो हम आंसर क्या लगाते, हिस्टिडीन लगाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, इसका डिटेल में मैंने बोल दिया है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा कॉपी में ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज नॉट अ प्रोटीन या पेप्टाइड, कौन सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोटीन और पेप्टाइड नहीं है, नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, इरिथ्रोपोएटिन, ग्रेनुलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एपिनेफ्रिन। तो आंसर क्या होगा, ऐसे तो एपिनेफ्रिन जो होता है वो अमीन्स का बना होता है ना, अमाइंस का बना होता है, ठीक है। कौन कौन सा अमाइंस का बना होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अमाइंस, अमाइंस कौन कौन सा होता है, होता है एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन होता है, डोपामाइन होता है, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन। तो ये तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, तो ये तो अमाइन से बना है। तो पूछा गया क्या क्या था, पेप्टाइड या प्रोटीन का बना। और हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये क्या होते हैं, ये सब किसका बने होते हैं, अमाइंस के बने होते हैं। तो आंसर तो ऐसे ही पता चल गया, लेकिन प्रोटीन के भी बने होते हैं, कई सारे प्रोटीन के होते हैं, जैसे सेलेरिनेट्रोट्रॉपिक फैक्टर होता है, मैं बोल दे रहा हूँ, प्रोटीन सेलेरिनेट्रोट्रॉपिक फैक्टर होता है, इरिथ्रोपोएटिन होता है जो कि ऑप्शन में भी दिया था, ग्रेनुलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइड मोनोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरलुकिन 2, 3, 4, 5, 6 ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। इंटरफेरॉन अल्फ़ा बीटा, इंटरफेरॉन गामा, प्रोलैक्टिन,
टायरोसिन काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर, एमएससी पेप्टाइड कम्प्लेक्स टी सेल रिसेप्टर, एंटीजन बी सेल रिसेप्टर, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा एपिनेफ्रिन। क्या हो जाएगा? एपिनेफ्रिन किसका बना होता है? अमाइंस का बना होता है, और ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, इरिथ्रोपोएटिन भी, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और जितने भी इंटरलुकिन होते हैं, इंटरलुकिन 2, 3, 4, 5, 6, ये सब भी प्रोटीन के बने होते हैं। इंटरफेरॉन जो होता है वो भी प्रोटीन ही होता है। क्या होता है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सब भी प्रोटीन के बने होते हैं। इरिथ्रोपोएटिन बता दिए, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और एक और है क्या? सेलेरी सेलेरी नेरोट्रोपिक फैक्टर, ये भी प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है। ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स भी प्रोटीन का बना होता है। ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक, ग्रोथ हार्मोन्स भी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना, और भी होता है, अब देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज इंट्रा सेलुलर सेकेंड मैसेंजर बाय स्टिमुलेटिंग ना एनो सिग्नलिंग। एनो सिग्नलिंग पढ़े हैं आप लोग? एनो सिग्नलिंग। तो यहाँ पर भी क्या होता है? एसिटाइल कोलिन आता है। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो कहाँ पे बाइंड करेगा? जीपीसीआर से बाइंड करेगा, तो जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये कहाँ पे होता है? एंडोथेलियल सेल्स में होता है। एंडोथेलियल सेल्स, कौन सा सेल? एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल जो होता है, एंडोथेलियल सेल्स कौन सा सेल होता है? जो जैसे कि क्या है, जैसे क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का जो अंदर वाला लाइनिंग होता है, जो इनर लेयर होता है, अंदर वाला लाइनिंग जो होता है, ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ना। एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल जो होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। और यही जो जब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जब ब्लड वेसल्स के अंदर वाली लाइनिंग को लाइन करता है ना, तो उसी का नाम एंडोथेलियल सेल हो जाता है। क्या हो जाता है? एंडोथेलियल सेल। इसी एंडोथेलियल सेल्स में क्या होगा? जीपीसीआर होगा। इसकी जो एंडोथेलियल सेल है, ये क्या है? ये एंडोथेलियल सेल है। क्या है? एंडोथेलियल सेल है। ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल है, और इसी एंडोथेलियल सेल पे क्या होगा? जीपीसीआर होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, जीपीसीआर होगा। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होगा। इससे इसके साथ क्या बाइंड करेगा? एसिटाइल कोलिन आएगा, बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा ना, इसके साथ बाइंड करेगा, और जीपीसीआर जीईएफ की तरह एक्ट करता है, और तो जी अल्फ़ा को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा, और जी अल्फ़ा एक्टिवेट करेगा तो क्या करेगा ना, ये कहाँ पे होगा? ये एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होगा। तो जी अल्फ़ा क्यू एक्टिवेट हो जाएगा, और जी अल्फ़ा क्यू एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैंने बताया, अभी पिछला वाले क्वेश्चन में बताया ना, जी अल्फ़ा क्यू एक्टिवेट होगा। तो जब जी अल्फ़ा एक्टिवेट कब होगा? जब जीपीसीआर जीएफ की तरह एक्ट करता है, जो कि जीटीपी को रिप्लेस करके जीटीपी बाउंड स्टेट में ला देता है जी अल्फ़ा को, और जी अल्फ़ा जब जीटीपी बाउंड स्टेट में होता है तो एक्टिव स्टेट हो जाता है। फिर ये किसको एक्टिवेट करते हैं? एक्टिवेट करेगा फास्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करेगा। किसको? फास्फोलाइपेज सी बीटा, फास्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करेगा, फास्फोलाइपेज सी बीटा को। और ये क्या करेगा? फास्फोलाइपेज सी बीटा पीआईपी टू को क्लिप करेगा IP3 में और प्लस डैग में। ठीक है ना, और IP3 क्या करेगा? कैल्शियम क्या करेगा? IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल को क्या करेगा? ओपन करेगा, और वहाँ से कैल्शियम बाहर रिलीज हो जाएगा। और यही जो कैल्शियम जब बाहर रिलीज होगा ना, ये कैल्शियम यहाँ पे आ गया, और यही कैल्शियम के प्रेजेंस में क्या होता है? आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। कौन? कैल्शियम। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये फिर डिफ्यूज कर जाता है, क्योंकि गैस है, डिफ्यूज है, गैस हो जाएगा। रिपीट डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड अक्रॉस मेम्ब्रेन कहाँ चला जाएगा? स्मूथ मसल में चला जाएगा, स्मूथ मसल सेल में चला जाएगा ना। और वहाँ पे क्या होता है? ग्वानाइल साइक्लेज होता है, और उसी ग्वानाइल साइक्लेज से बाउंड हो जाता है NO। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्वानाइल साइक्लेज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे बाद में, ठीक है, कभी और ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्वानाइल साइक्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड लिगेंड आइडेंटिफाई एंड इफेक्टर डायनेमिक इज टिपिकली करेक्ट। ये आपका HW है, होमवर्क है, अब इसको करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। ठीक है, ठीक, ये आपका रहा आज का पहला सेक्शन 1 बेसिक ऑफ सेल सिग्नलिंग के सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये HW में आप लोग कर लीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके आगे के PYQ सॉल्व करेंगे ना, जैसे GPCR के बारे में। ठीक है, पूरा सेक्शन 2 सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो अगले वीडियो में हम करेंगे ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और मिलते हैं अगले वीडियो में।